इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आज ये फर्दर मैथमेटिक्स पेपर 2 जो है ना ये सॉल्व करेंगे। ये फर्दर मैथमेटिक्स का ये पेपर 2 है। ये है अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 2 प्योर मैथमेटिक्स का ये पेपर है। इसको सॉल्व करने के लिए टाइम है 2 आवर्स और टोटल मार्क्स जो है इसके अंदर वो है इसके 75। जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं वो हैं इसके अंदर 6 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जो कि ये हैं इसके नंबर 1 जैसे इसका टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस सेकंड टॉपिक है इसके अंदर मैट्रिसेस, जिसके अंदर जो है वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैल्यू से रिलेटेड इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन फाइंड करके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स वो हमने फाइंड करने हैं। थर्ड टॉपिक है इसके अंदर डिफरेंशिएशन। फोर्थ टॉपिक है इसके अंदर इंटीग्रेशन। फिफ्थ टॉपिक है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर। सिक्स टॉपिक है इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना ये 2 टाइप्स की हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। दोनों का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑर्डर का भी आता है और इसी पेपर के एक ही पेपर के अंदर दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर का भी आता है सेकंड ऑर्डर का भी आता है। तो ये देखेंगे, हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो इंटीग्रेशन का ही है। द कर्व हैज पोलर इक्वेशन r इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 4/3 थीटा। ये दिया हुआ है थीटा 0 to पाई, फाइंड द लेंथ ऑफ c, गिविंग योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म। अच्छा देखिए, ये पोलर फॉर्म में है। आर्क लेंथ के फार्मूले जो है वो ये देखिए, यहाँ पे लर्निंग कॉर्नर बना लेते हैं। इसके अंदर मैं फार्मूले लिख देता हूँ पहले। इसका जो फार्मूला है, अच्छा जी, फर्स्ट फार्मूला ये है कि अगर कार्टेशियन इक्वेशन हो, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आर्क लेंथ का फार्मूला है s इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल a टू b 1 प्लस dy बाई डी एक्स इसका स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स। सेकेंड फार्मूला है पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस, तो फिर फार्मूला ये है s इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल a टू b डी एक्स ओवर डी टी इसका स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी इसका स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू डी टी है। थर्ड पे आ जाता है पोलर फॉर्म या पोलर इक्वेशन। अगर जैसे ये दिया हुआ पोलर इक्वेशन, इसके अंदर ये इसकी पोलर फॉर्म हो तो फिर आर्क लेंथ का फार्मूला आ जाता है साइन ऑफ इंटीग्रल अल्फा टू बीटा। वो अल्फा बीटा इधर ए बी लगा रहे हैं, इधर तो वैल्यूज होंगी ना ए टू बी, ये एंगल्स होंगे अल्फा टू बीटा। इसका फार्मूला आता है आर स्क्वेयर प्लस डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वेयर इधर, और इसकी पावर आ गई 1/2 इंटू डी थीटा। ये फार्मूला है। तो इधर जो है ना ये वाला फार्मूला लगना है, पोलर फॉर्म वाला। अब ये क्योंकि उन्होंने पोलर फॉर्म में दिया तो इसलिए पोलर दिया। अब ये देखिए, मैं अगर इसमें ये है आर इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 4/3 थीटा। अब ये वाला फार्मूला हमने लगाना है, तो मैं इसका पहले से मुझे डेरिवेटिव भी चाहिए इसका, तो इससे मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ डी आर ओवर डी थीटा। डी आर ओवर डी थीटा जब इसका फाइंड करेंगे तो पहले आ जाएगा e रेज़ टू द पावर 4/3 थीटा, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव आएगा 4/3, वो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर आप आर्क लेंथ का फार्मूला लिख लें। आर्क लेंथ का फार्मूला है जैसे यहाँ से अल्फा टू बीटा आर स्क्वेयर प्लस डी आर ओवर डी थीटा इसका स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू डी थीटा। वो इसके अंदर जो है ना वो वैल्यूज लगा देते हैं। जैसे देखेंगे ये हो जाएगा s इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई, ये उसने दिया हुआ है आर स्क्वेयर, ये है आर e रेज़ टू द पावर 4/3 थीटा। तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 4/3, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, तो हो जाएगा 8/3
थ्री थीटा प्लस डी आर ओवर डी थीटा ये है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा 16/9 ई रेस टू द पावर। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर्स आर मल्टीप्लाइड, ये भी हो जाएगा 8/3 थीटा होल पावर 1/2 इंटू डी थीटा। ये ऐसे में आ जाएगा इस तरह। तो अब आप इनको कर लें कंबाइन, ये 9 + 16 ये हो जाएगा 25 ओवर, ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई 25/9 ई रेस टू द पावर 8/3 थीटा होल पावर 1/2 इंटू डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, जब 25/9 की पावर 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/3 साइन ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई, इसका मैंने 5/3 है ना, मैंने उसको बाहर कर दिया। जब इसकी पावर करेंगे हो जाएगा ई रेस टू द पावर, जब इससे 1/2 मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 4/3 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें, ई रेस टू द पावर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेस टू पावर थीटा ही होती है। जैसे देखिए ना, साइन ऑफ इंटीग्रल ई रेस टू द पावर थीटा की इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर थीटा प्लस सी। लेकिन अगर हो ई रेस टू द पावर 2 थीटा या डी थीटा तो ये हो जाती है ई रेस टू द पावर 2 थीटा विदाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस इंटीग्रेशन में इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर। तो इसमें ये अब मैं करूंगा आर्क लेंथ ऐसे इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 5/3 ई रेस टू द पावर 4/3 थीटा डिवाइडेड बाय 4/3 लिमिट 0 टू पाई। तो जब ये इस तरह से, अब देखेंगे इस तरह से हमारे पास हो जाएगा ना, ये है 5/3, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ये हो जाएगा ऊपर जाके 3/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे ई रेस टू द पावर 4/3 पाई माइनस ई रेस टू द पावर, ये जब थीटा इधर लगाएंगे तो ई रेस टू द पावर ये 0 आ गया, ये वाला 3 इससे कट गया, तो एस इक्वल टू हमारे पास आ गया है 5/4 ई रेस टू द पावर 4/3 पाई माइनस ई रेस टू पावर 0/1। सो ये आर्क है, ये हमारे पास आर्क लेंथ, ये इसका आंसर है। तो अब ये देखेंगे नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, देखिए ये 1 हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया हुआ है। वो कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन गिविंग योर आंसर इन दिस फॉर्म आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड जो थीटा है ना वो लेस देन पाई और माइनस पाई है, यानी कि वो आर्गूमेंट हमने लेना है। तो ये देखेंगे ई रेस टू द पावर थीटा की फॉर्म में, इसका क्या मतलब होता है, ई रेस टू द पावर जो थीटा होता है ना, दिस इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको जो है ना वो प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन बार वो दिस इज इस जो सिलेबस है ना उसके स्कोप के बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दैट दिस सिलेबस है। इसलिए ई रेस टू पावर आयोटा थीटा को बस हमने इसको यूज करना है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। अब आप देखेंगे इसको कन्वर्ट, इसको ये सॉल्व करने के लिए जो है ना वो हमें इसको इसकी पोलर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, जेड कार्टेशियन फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की ये है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसकी पोलर फॉर्म जैसे पोलर पिछले पेपर 1 में आपने पढ़ा था, पोलर क्वांटिटी एक्स किसके इक्वल होता है आर कॉस थीटा के और वाई किसके इक्वल होता है आर साइन थीटा के। अगर वो इसकी जगह पे मैं एक्स की जगह पे लगा दूं तो हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, वाई की जगह पे लगा दें आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास जेड इज इक्वल टू, इसमें से आर कॉमन ले लें तो ये होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर कैसे कैलकुलेट होता है, आर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और थीटा क्या चीज़ है आर्गूमेंट, आर्गूमेंट ऑफ जेड है ये। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना। अब ये देखें ये है Z4, इसमें से अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो ये अंदर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। इसको इसकी पोलर, क्योंकि 8 तो दोनों में कॉमन ही है ना, बाहर निकाल लिया, इसको इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पोलर फॉर्म में ये है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए हमें आर चाहिए। आर किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस अंडर रूट 3, ये 3 करेंगे ये 3 हो जाएगा, आर आ जाएगा 2, और थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ, इसका आर्गूमेंट वो हो जाएगा tan इनवर्स। अच्छा देखिए कि आर्गूमेंट का मतलब होता है कि ये जैसे देखिए अगर आप इसकी आर्गन डायग्राम देखें ना, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3, यानी कि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ये चीज बनती है एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, ये वाला। तो ये अगर आप इसमें ये देखें ना, ये वाली मैग्नीट्यूड, ये सामने वाली इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये है अंडर रूट 3 और ये है 1। तो और ये अच्छा, ये क्योंकि अब हम ये इस तरह से ये 0 डिग्री है, ऐसे ये 90 डिग्री है पाई/2, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, वापस जब यहाँ पे हम आते हैं तो 2 पाई हो गया। अब हम क्योंकि ऐसे क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होते हैं,
तो इसलिए मैंने इसके साथ माइनस लगा दूंगा तो ये √3 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3। अगर आप कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट कर लेते हैं ना तो ये हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री। 60 डिग्री आ जाता है, क्योंकि रेडियन की फॉर्म में लिख रहे थे, उसको हो जाएगा π/3, क्योंकि π 180 होता है ना, 3 पे डिवाइड करें 60 आ गया। सो इसकी पोलर फॉर्म हमारे पास आ गई है Z4 इक्वल टू 8, तो इधर था ना बाहर, इसकी बाकी इसकी पोलर फॉर्म R आ गया 2 इंटू कॉस ऑफ -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3, ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। तो अब देखिए इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ Z4 इक्वल टू 8⁻16, इसको लिख सकते हैं 2⁴ इंटू कॉस ऑफ -π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/3 यार। अब मैं अगर इस z कैलकुलेट करना है, दोनों की पावर ये 1/4 कर दूं, इधर का भी 4th रूट इधर का भी 4th रूट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा कॉस ऑफ -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3 होल पावर 1/4 आ गई। अच्छा देखिए, अगर मैं अभी डी मोइवर्स थ्योरम इसमें अप्लाई कर दूं, कि मैं इसको एंगल को 1/4 से जाके डी मोइवर्स थ्योरम यही है ना, जैसे देखेंगे डी मोइवर्स थ्योरम क्या है, डी मोइवर्स थ्योरम ये है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसकी पावर n, रिमूवेबल, ये उन्होंने प्रूव किया कि ये एंगल से जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि cos n थीटा प्लस आयोटा सम, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन को हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी रिमूवेशन अप्लाई कर दूं ना, तो ये एक आंसर आ जाएगा, जबकि इसकी पावर है 4, इसके 4 आंसर लाने हैं। तो 4 आंसर लाने के लिए हमें पहले इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। जनरलाइज कैसे करते हैं, जनरलाइज इस तरह करते हैं, जैसे देखें कि 2n पाई इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ जनरलाइज। जनरलाइज कर देते हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा Zn, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ 2n पाई -π/3 प्लस आयोटा साइन 2n पाई -π/3 होल पावर ये 1/4। अब डिमोइवर्स थ्योरम से उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आगे इधर भी और इधर भी ये मल्टीप्लाई होगा, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। अगर ये ऑड में होना तो अगर सपोज ये 5 होते तो 0, 1, 2, -1 एंड -2 भी लिख सकते, 0, 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं। अब ये देखें ना, इसके 4th रूट है ना, 1, 2, 3 एंड 4 आ गए। अब 1 बाय 1 आप इसके अंदर लगाएं तो इसके रूट, पहले मैं सपोज जैसे 0 लगाता हूँ तो इसका फर्स्ट रूट आ जाएगा Z1 इक्वल टू जाएगा 2। जब मैं इसके अंदर देखेंगे n की जगह 0 लगाऊंगा तो ये 0 जब हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ, ये आ जाएगा कॉस ऑफ हमारे पास माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 0 हो गया तो ये हमारे पास हो जाएगा -π/12 प्लस आयोटा साइन, इधर भी n की जगह 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा -π/, ये 4 3 12 आ गया। इस तरह से ये आ गया। अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन उसने कहा कि इसको इस फॉर्म में जो, तो ये हो जाएगा 2e⁻⁻ -π/12 आयोटा। सो इसका एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया है, Z1 जो आ गया ना हमारे पास, वो आ गया है, जगह है नीचे ना, हाँ। तो इसको देखेंगे, एक इसका रूट ये आ गया हमारे पास, और दूसरा फाइंड करने के लिए n की जगह 1 लगा दें इसके अंदर। जब n की जगह मैं 1 लगाऊंगा तो सेकंड इसका रूट आ जाएगा 2 इंटू, ये आ जाएगा कॉस ऑफ, जब मैं इधर 1 लगाऊंगा ना तो ये होगा 3⁻6 - 1, ये हो जाएगा 7π/12 प्लस आयोटा साइन 7π/12, जैसे ये आ जाएगा ना इस तरह से। ये देखिए, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल, यहाँ पे n की जगह 1 लगाया, 3⁻6 - 1 ये आ गया। तो इसको उस फॉर्म में लिखने के लिए तो e⁻7π/12 आया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट रूट निकालने की n की जगह 2 लगाना, थर्ड रूट इसका आ जाएगा Z3, ये हमारे पास आ जाएगा 2, इसकी जगह जब 2 लगाएंगे ना तो ये हो जाएगा 4⁸, 8 नहीं सॉरी 2 लगाएंगे ना, ये हो जाएगा 4, 4 3 12 -1, ये हमारे पास आ जाएगा इसका Z3। जब इधर लगाएंगे ना 2, 4 3 12 11, 11π/12 प्लस आयोटा साइन 11π/12। सो दिस इज इक्वल टू 2e⁻11π/12 आयोटा, एक आंसर ये आ गया। नेक्स्ट वाला रूट निकालने के लिए फोर्थ
ओ एन की जगह पे हम जो है ना वो ये 3 लगा देंगे। जब मैं इधर 3 लगाऊंगा ना, ये जगह 3 to the 6, या 3 लगाएंगे ना, 3 to the 6, 6 3 the 18 - 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ 17 π/12 प्लस आयोटा साइन 17 π/12, ये आ गया। जब 3 लगाया, 3 to the 6 3 the 18 - 1 किया 7, लेकिन ये आंसर तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ना आंसर आर्गुमेंट उस तरह से दिया हुआ है कि देखेंगे अगर मैं इसको देखता हूँ ना 17 π/12, तो 17 π/12 ये बनता है 17 π/12, 17 180 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाई 12 करें, ये 255 है। यानी इसका मतलब है ये इस तरह से बनता है 255। ये वाला एंगल बनता है 17 π/12। लेकिन अगर मैं ये वाला एंगल लगाऊं, इसको ये जो है ना, इसको टू टोटल एंगल 2 π है ना, तो 2 π में से माइनस कर देते हैं 17 π/12, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 2 - 17/12, तो ये आ जाता है 7/12, ये आ जाता है 7/12 π। अब ये क्योंकि क्लॉक ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ये हम क्लॉकवाइज आने माइनस आ जाएगा, तो ये भी आंसर ठीक है, लेकिन उन्होंने आंसर ये दिया, तो दोनों आंसर ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ -7/12 π प्लस आयोटा साइन ऑफ -7 π/12, ये आ गया। तो ये इसका बन गया 2e⁻⁻7 π/12। ये तो इसके 4 आंसर आ गए। सो ये इसके 4 रूट्स आ गए हैं। एक तो आ गया है जैसे कि 4 रूट्स था, एक तो आ गया जैसे 2e⁻⁻π/12 आयोटा, और दूसरा ये आ गया 2e⁻7 π/12 आयोटा, और थर्ड ये आ गया 2e⁻11 π/12 आयोटा, और थर्ड ये फोर्थ ये आ गया 2e⁻−7 π/12। और ये भी लिख सकते थे, वैसे कोई इसमें हर्ज नहीं है, 2e⁻17 π/12, लेकिन ये मार्किंग स्कीम में ये इन्होंने दिया था क्योंकि उसने ऊपर कहा भी हुआ ना एंगल -π to π के अंदर अंदर, जैसे हमने देखा है, तो ये इसके आंसर आ गए। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये डिफरेंशिएशन का है, जो इसका टॉपिक है डिफरेंशिएशन, वहां से उन्होंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है, ये हमने अब ये करना है। ये देखिए ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का ये क्वेश्चन है, ये अब हमने करना है। यहाँ पे उसने दिया हुआ वेरिएबल्स x एंड y आर सच दैट y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1, एंड ये उसने एक इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर x और y एक ही साइड के ऊपर, जैसे देखे ना कि एक तो होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन तो होते हैं जैसे देखें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x+2, या y इक्वल टू x इंटू ln ऑफ x, इसके अंदर सारा x एक तरफ सारा y एक तरफ होता है, क्लियर, मतलब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। या y इक्वल टू e⁻x इंटू साइन, ये सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर x एंड y जो है ना वो मिक्स होके एक ही साइड पे आए होते हैं। जैसे देखें कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, इसमें से x और y तो सेपरेट हो भी नहीं सकते, लेकिन अगर जैसे ऐसा भी हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4, तो ये भी अभी इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये एक्सप्लिसिट बन सकता है कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 माइनस उस तरफ ले जाए एक्स स्क्वेयर और अंडर रूट ले गए, लेकिन अभी ये इम्प्लिसिट है। अब ये देखें ना यहाँ पे ये मिक्स होके आ रहे हैं एक्स और वाई एक साइड के ऊपर, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसकी डिफरेंशिएट है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि डी वाई बाई डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो ये देखिए जब मैं इसको करूंगा ना, तो पहले तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाय dx, प्लस जब x स्क्वायर को करेंगे 2 को नीचे लाएं, 2x विदाउट पावर dx, और dx आना लेकिन वो 1 हो जाएगा, साथ इसके y लग जाएगा। जब इसको करेंगे 3 को नीचे लेके आए, इसकी पावर में से एक काम कर दिया, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव x का 1 और y का हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो बस इसके अंदर आप ये वैल्यूज लगा दें,
एक्स की वैल्यू -1 है, जब इधर -1 लगाएंगे -1 का स्क्वायर तो +1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx। यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 लगाएंगे और y की वैल्यू 2 लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस ये 3, इधर x की वैल्यू -1 और ये +3 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस dy बाय dx इक्वल टू ये 0 है। अब इसकी अगर ये मैं ब्रैकेट खोल दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाय dx -4 +3 प्लस डी, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 dy बाय dx इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद आप ये देखेंगे ये dy बाय dx और ये मिलकर ये कितना हो जाएगा 4 dy बाय dx इक्वल टू ये -4 +3 -1 आ जाएगा, दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया। सो ये हमारे पास आ जाएगा अब दिस इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल टू 1/4। तो ये देखिए ये शो का क्वेश्चन था, ये हमने शो कर दिया इसे। पहला पार्ट तो इसका ये, और देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये 6 मार्क्स का d² y बाय dx, तो हमने सिंगल डेरिवेटिव तो इसका ये फाइंड किया ना, इसको एक दफा और डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से हमारे पास है x² dy बाय dx, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ x² dy बाय dx, x² प्लस 2xy प्लस 3x प्लस y का स्क्वायर x प्लस y का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस dy बाय dx इक्वल टू 0, ये है। तो इसको एक दफा और डिफरेंशिएट करना है। तो हमने एक दफा तो इसको डिफरेंशिएट किया हुआ ना, एक दफा और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट जब आप, तो ये देखेंगे इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना, पहले इसके ऊपर यू इंटू वी, पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव एक तो ऑलरेडी है ना इसका, तो एक और हो जाएगा, डबल हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा d² y बाय dx² प्लस, अब इसका डेरिवेटिव ये dy बाय dx है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x विदाउट पावर, जब करेंगे ना dx और dx तो 1 ही हो जाता है ना, इसलिए ये साथ आ जाएगा इसके dy बाय dx प्लस 2 इंटू इसके ऊपर u इंटू वी फॉर्म लगेगी। पहले x एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा dy बाय dx, फिर y एज इट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dx और dx को 1 हो जाएगा, प्लस इसके ऊपर मैं u इंटू वी फॉर्म लगा देता हूँ। पहले ये देखें 3x प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव 1 का 0 और इसका डबल हो जाएगा d² y बाय dx², फिर जब इसका करेंगे प्लस 3 को नीचे लाएं जो हो जाएगा 6, इस 2 को लाकर इसे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x प्लस वाई, ये 2 को नीचे लाए ना, ये हो जाएगा 6, इसकी पावर में विदाउट पावर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस dy बाय dx मल्टीप्लाइड बाय ये एज इट इज, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, ये इसका जो है ना वो डेरिवेटिव है। तो बस इसके अंदर आप वैल्यूज लगा दे तो हमारे पास ये आ जाएगा। बस ये देखिए कि x² की वैल्यू है -1, जब इधर लगाएंगे उसका स्क्वायर तो ये हमारे पास हो जाएगा d² y बाय dx², जब इधर लगाएंगे प्लस 2 और x की वैल्यू है -1 और dy बाय dx हमने ऊपर भी फाइंड किया 1/4, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू इधर जब लगाएंगे तो x की वैल्यू है माइनस और dy बाय dx की वैल्यू है 1/4 और y की वैल्यू है 2, वो यहाँ पे हमने लगा दी इस तरह से। उसके बाद ये करेंगे इसके अंदर +3, एक्स वाई की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है एक्स वाई की वैल्यू, इधर जब लगाएंगे x की वैल्यू 2 तो ये 1 नहीं आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर जो है ना 1, तो इधर आ जाएगा हमारे पास तो इसको पहले ऐसे नहीं, इसका डेरिवेटिव इधर भी स्क्वायर आना, ठीक हो गया। ये आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा d² y बाय dx² प्लस ये 6 और x की वैल्यू -1, इसकी प्लस ये 1 ही आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस इसका dy बाय dx की वैल्यू है 1/4, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो अब इसको जो है ना वो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर पता नहीं तो तो ये हमारे पास हो जाएगा d² y बाय dx², d² y बाय
डी एक्स स्क्वेयर माइनस ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2। इसको करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा प्लस 4 to the 8, 4 to the 8 -1 करेंगे 7/4, इससे कट के तो ये आ जाएगा 7/2। और यहाँ से आ जाएगा प्लस 3d² y/dx²। और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, ये इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1/4, यानी इसका स्क्वेयर कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देंगे, यानी 75/8। ये 75/8 आ गया। 1 + 1/4, इसका स्क्वेयर कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई इसको कर दिया 6 से, 75/8 आ गया, यानी प्लस 75/8 = 0 आ गया। हाँ जी, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 4d² y/dx², और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इस ये आ गया ना हमारे पास ये 75/8, तो यहाँ से इधर से आएगा हमारे पास प्लस 9, हाँ +3 है, इसमें बचेगा ना, तो उसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो -99/8 आ -99/8। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये d² y/dx² इज इक्वल टू -99/32। ये इसका आंसर है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन जो है ना, ये करने के लिए हमारे पास हाँ जी, ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा है कि ये देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, बाय कंसीडरिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, वेयर ये उसने दिया हुआ है जेड यूज द मोइवर्स थ्योरम टू शो दैट, ये इसकी पावर है, इसको एंगल में लेके जाना है। देखिए कि यहाँ से हमारे पास है z इक्वल टू, उन्होंने दिया हुआ है ये इसकी पोलर फॉर्म cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो 1/z जो है ना ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के। कैसे, क्योंकि अगर जब आप 1/z करेंगे ना तो 1/z हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड ये ना, इसको अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो ये जाएगा हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसकी पावर -1। अब डिमॉइवर थ्योरम के साथ के रूल से ये आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ -1। cos के ऊपर नेगेटिव का इफेक्ट नहीं होता और साइन के ऊपर होता है, इसलिए ये cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब हमने करना है जेड प्लस दोनों इक्वेशंस को, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू z प्लस 1/z। अब इसकी क्योंकि हमने 6 लेके आना, दोनों तरफ की पावर 6 कर दें, तो उसके बाद बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड कर लेंगे हम। तो ये देखेंगे, मैं इस तरह से कर देता हूँ, ये 2 cos थीटा इसकी पावर भी 6 कर दी इक्वल टू z प्लस 1/z, इधर भी इसकी पावर 6 कर दी। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 raised to the power 6 इंटू cos raised to the power 6 थीटा इक्वल टू, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा z raised to the power 6 प्लस 6c1 z, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 1/z प्लस फिर आ जाएगा 6c2 z रेज टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस 4 और 1/z की पावर ये वाला 2 प्लस 6c3, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ गया और 1/z की पावर ये आ गया 3, और उसके बाद आ जाएगा प्लस 6c4 और z की स्क्वेयर, और ये आ जाएगा 1/z की पावर ये वाला 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गए, तो टर्म्स आनी। उसके बाद आ जाएगा 6c5, तो ये आ जाएगा z, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया और 1/z की पावर ये आ गई 5। फिर उसके बाद 6c6 1 होता है, फिर z की पावर दोनों का डिफरेंस 0, वो भी 1 हो जाएगा और सिर्फ बच जाएगा 1/z की पावर 6 बच जाएगा।
तो आप ये देखिए कि मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू कॉस 6 थीटा इक्वल टू ये 2 z रेज़ टू द पावर 6, इसके साथ इसको मिला देते हैं 1/z रेज़ टू द पावर 6 प्लस क्या आ जाएगा 6c1, ये 6 होगा, इसका एक z कटेगा, ये हो जाएगा z4, और यहाँ से 6c5, ये भी 6 हो जाएगा, कॉमन ले लिया, और ये 1/, ये से कट के हो जाएगा प्लस 1/z की पावर 4, यानी ये देखिए ये और ये मिल गए, ये और ये हो गए। उसके बाद आ जाएगा, जैसे ये हमारे पास है 6c2 कितना होता है 6c2, ये मैं, हाँ 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा +15, और ये जेड स्क्वेयर ये अंदर आ जाएगा हमारे पास जेड स्क्वेयर, और जैसे 6c4 भी 15, वो कॉमन एरिया बाहर, और ये 1/z4 इसके साथ हो जाएगा 1/, ये जेड स्क्वेयर आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा जेड क्यूब, और ये जेड क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 6c3 जो है क्या आ जाएगा हमारे पास 6c3, ये 20 आ गया, ये 20 का ये देखिए। तो अब ये देखें कि ये जो हमारे पास थे, ये है, जैसे ये है z इज इक्वल, अगर इन्हें दोनों तरफ के पावर करता हूँ, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा z रेज़ टू द पावर 6 इक्वल टू, इधर से आ जाएगा इसकी पावर भी 6 आएगा, डिमोवर्स थ्योरम के मुताबिक ये हो जाएगा cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा, और 1/z की पावर 6 ये हो जाएगा cos 6 थीटा माइनस आयोटा साइन 6 थीटा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कटेगा 2 cos, ये z6 प्लस 1/z की पावर 6 इक्वल टू आ जाएगा 2 cos 6 थीटा। इसी तरह से z4 प्लस 1/z4 2 cos 4 थीटा आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे इनकी जगह पे ये लगा देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू cos 6 थीटा इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 cos 6 थीटा, ये प्लस ये आ जाएगा 6 इंटू, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 cos 4 थीटा, प्लस 15 इंटू, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 20 आ गया। अच्छा जी, हम सारों में से 2 कॉमन लेके इसको डिवाइड कर देते हैं इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6 आएगा ना, ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6 होता है 64। अच्छा, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि इसको ना इस फॉर्म में लिखना है, ये अलग अलग ABCD, ये वेयर ABCD आर कांस्टेंट टू बी डिटरमिन्ड, ये फाइंड भी करने हैं। तो ए जो है ना, ये देखिए जब इसको 64 पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/32 इंटू cos 6 थीटा, यानी कि 8 जो है वो 32 हो गया, प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/16, ये मैंने इसको ऐसा कर लिया, 12 को ये 64 पे डिवाइड किया कैलकुलेटर से, तो इसमें बताया 3/16 cos 4 थीटा, प्लस अब जैसे ये है, तो ये इसको 30 बनता है, डिवाइडेड बाई इसको 64 कर दें, तो ये आ जाता है 15/32 cos 2 थीटा, प्लस इधर से आ जाएगा, जैसे ये 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 64, ये आ जाएगा 5/16, ये आ गया, ये बी आ गया, सी, और ये डी आ गया। हमने कहा ना यहाँ पे आप वेयर ए बी सी डी आर कांस्टेंट टू बी डिटरमिन्ड, ये फाइंड करें। सो ए की वैल्यू इधर से हमारे पास आ गई है 1/32, बी इक्वल टू हमारे पास आ गया है 3/16, सी आ गया इक्वल टू हमारे पास 15/32, और डी आ गया इक्वल टू हमारे पास 5/16, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, वो कह रहे हैं फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू वो बता रहे हैं कि इसको ऐसे करने का क्या फायदा क्या है, इसको जब हमने इसकी पावर 6, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं ये cos 6 2 थीटा ले लूँ, तो cos 6 2 थीटा क्या बनेगा, यहाँ से जाएगा ना cos की पावर 6, और ये 2x है, दिस इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो हमने cos, ये इसके अंदर थीटा की जगह पे 2x लगा दें, यहाँ भी 2x, यहाँ पे 2x लगाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/32 cos 12x, इधर जब 2x लगाया, इधर जब लगाएंगे प्लस 3/16, इधर जब 2 लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 8x,
प्लस जब इधर लगाएंगे तो हो जाएगा 15/32 कॉस 4x प्लस 5/16 यार। अब इसको जो है ना वो हम इसके अंदर लगा के इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये देखें, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने इसकी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 1/2 पाई cos 6 2x dx, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 1/2 पाई, तो cos 6x यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, ये हो जाएगा 1/32 cos 12x प्लस 3/16 cos 8x प्लस 15/32 cos 4x प्लस 5/16 इंटू dx ये लगा। तो आप इनको बारी बारी इंटीग्रेट करते हैं। जैसे देखेंगे ये cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x। जैसे देखें साइन ऑफ इंटीग्रल cos x dx, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x प्लस c। लेकिन अगर हमारे पास सपोज जैसे cos 2x dx, तो फिर इसकी हो जाएगी sin 2x विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा। जैसे देखें इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 12x/12, 32 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 384, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1/384 साइन 12x प्लस जब इसको करेंगे तो नीचे 8 आएगा, 16 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 साइन 8x प्लस ये नीचे साइन x इधर साइन 4x/4, 32 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ये आ जाएगा हमारे पास 15/4 to the 8 4 3 12 इंटू साइन 4x प्लस इसको जब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/16x लिमिट 0 to 1/2 पाई। अब जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर तो ये 3 मार्क्स की क्वेश्चन। तो इसके अंदर जब मैं लगाऊंगा लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब ये मैं लगाऊंगा इधर 1/2 ये 6 पाई हो जाएगा, तो साइन 6 पाई 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस जब इधर लगाऊंगा 4 पाई वो भी 0 होता है, इधर लगाएंगे तो ये भी 0 होता है, जब इधर लगाएंगे तो ये हमारे पास 5/16 इंटू 1/2 पाई माइनस लोअर लिमिट से जब आप सारों में लगाएंगे सारे 0 आ जाएंगे। फाइनली आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 5/32 पाई। सो साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 1/2 पाई cos 6 2x dx, ये इसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो आ इसका आंसर है। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इसको अब कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ये कंप्लीट होगा। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब आप ये देखेंगे ये है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये 3 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी हो सकती है, किसी पोलिनोमियल के इक्वल भी हो सकती है, किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी इक्वल हो सकती है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री के इक्वल होगी तो फिर अब वो बताते हैं कैसे करना है। इसको ना इसका पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसकी स्पेस हाँ पेजेस में, अच्छा जी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम एक यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लाते हैं, आर्टिफिशियल एक इक्वेशन होती है, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो ये होता है कि हम ना इसके अंदर ना सपोज कर लेते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स को एम सपोज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वेयर प्लस 4m प्लस 3 इक्वल टू, पहले इसको 0 रख लेना। देखे ना, क्योंकि मैंने इसको रखा ना एम स्क्वेयर और प्लस 4m प्लस 3 और y बाहर आ गया, इसके बाहर कॉमन आ जाना था, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी स्क्वेयर वाई बाई वाई साथ तीनों में से निकल के बाहर, y तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए इसको 0 रख। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बाय यूजिंग कैलकुलेटर, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर आ रहा है -1 एंड -3। अच्छा, ये आ रहे हैं रियल। अब देखें ये जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है ना, इसकी 3 टाइप्स हो सकती हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है अगर इसके इफ
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से डिफरेंट हो, यानी कि अलग अलग हो अल्फा बीटा, तो फिर उस पर होता है वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई रेस टू द पावर बीटा एक्स। ये होगा, इसको लेते हैं वाई, समटाइम ये क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी दिया होता है तो इसलिए वो इसके मुताबिक करना है, ऊपर जो वाई है ना उसका ये विद एक्स यहाँ पे आ गया ये। और दूसरा ये है कि इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उस वक्त कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ई रेस टू द पावर, मतलब दोनों सेम ही रूट्स हो जाए अल्फा एंड अल्फा, तो वो हो जाता है ये अल्फा एक्स। और थर्ड अगर आ जाए इसका जो है कॉम्प्लेक्स, इफ रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये ऐसा होता है कि अगर ये ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो कोफिशिएंट रियल होना, तो इसका जब कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलते हैं ना वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं, जैसे p प्लस माइनस आयोटा क्यू, उस वक्त कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है ई रेस टू द पावर ये पी एक्स इंटू ए कॉस क्यू एक्स प्लस बी साइन क्यू एक्स, ये होता है। तो ये देखें हमें, क्योंकि हमारे तो ये आ गया ना, तो हमने जैसे पहले ही मैंने वो लिखा था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गया, सो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका ये हो जाएगा वाई सी इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस वो एल्फा है माइनस वन एक्स, तो माइनस एक्स आ गया, प्लस बी ई रेस टू द पावर माइनस थ्री एक्स। देखें यहाँ पे ना इसने एक चीज कही हुई है, फाइंड दी जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन जब कहते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि इन ए और बी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं हमें बताई हुई। समटाइम वो कहते हैं फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, फिर उस वक्त ना एक्स और वाई की वैल्यूज बताई होती हैं, फिर वो हम लगा के तो ए और बी की, अभी उसने कहा जनरल सोल्यूशन, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हमने पढ़ना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब राइट साइड को देखना है उधर क्या है, उसको कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल, अच्छा पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ऐसा है कि वाई पी, हमने अब ये सपोज करना चाहिए। देखिए अगर तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ना, जैसे ये कॉस एक्स है, बेशक ये कॉस एक्स होता या साइन एक्स होता, या जैसे ये फाइव कॉस एक्स है या फाइव साइन एक्स होता, या फाइव कॉस एक्स प्लस फाइव साइन एक्स या फोर साइन एक्स होता, हमने हमेशा ये सपोज करना होगा वाई इज इक्वल टू लेमडा साइन एक्स प्लस म्यू कॉस एक्स। ओनली कॉस एक्स के केस में भी, ओनली साइन एक्स के केस में भी, या दोनों भी हों, तो बस आपने ये हमेशा सपोज करना है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के केस के। और फिर उसके बाद इसके डेरिवेटिव लेने हैं, टू डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, जैसे हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा लेमडा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब इसका डबल डेरिवेटिव ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, अब इसका ये हो जाएगा माइनस लेमडा साइन एक्स माइनस म्यू कॉस एक्स। अब ये सारी ये वैल्यूज वन बाय वन इसके अंदर, पहले है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो उसकी जगह पे मैं ये लगा देता हूँ, जैसे कि माइनस लेमडा साइन एक्स माइनस म्यू कॉस एक्स, प्लस आगे है फोर डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसको फोर से मल्टीप्लाई, प्लस फोर ये लेमडा कॉस एक्स माइनस ये भी फोर से मल्टीप्लाई होगा फोर म्यू इंटू साइन एक्स, और उसके बाद आगे प्लस थ्री वाई, तो इसको थ्री के साथ ही हो जाएगा प्लस थ्री लेमडा साइन एक्स प्लस थ्री म्यू कॉज एक्स इक्वल टू फाइव कॉज एक्स। अब दोनों साइडों पे कंपेयर कर लें साइन के और कॉस के कोफिशिएंट, जैसे इधर साइन का देखिए, एक है माइनस लेमडा, एक है ये माइनस फोर म्यू, माइनस लेमडा माइनस फोर म्यू प्लस थ्री लेमडा, इक्वल टू दूसरी साइड पे भी नहीं है जीरो, तो ये इसके तरह से ये इसमें से निकल के हमारे पास हो जाएगा टू लेमडा, ये इसमें से निकल माइनस फोर म्यू इक्वल टू जीरो, या लेमडा इसको टू पे डिवाइड कर दें माइनस टू म्यू इक्वल, एक ही क्वेश्चन ये हमारे पास बन गई, एक और इक्वेशन बनेगी तो लेमडा और म्यू की वैल्यूज निकलेंगी। तो अब मैं कॉस के कंपेयर करता हूँ कोफिशिएंट, जब मैं कॉस के कंपेयर करूंगा तो इधर है माइनस म्यू, इधर है प्लस फोर लेमडा, और ये है प्लस थ्री म्यू, और दूसरी साइड पे है फाइव। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, इसमें से ये निकाल दिया जाएगा टू म्यू
प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 5। अच्छा जी, अब आप यहाँ से देखिए कि मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं अगर इधर से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाती है 2 म्यू, और मैं अगर इधर 2 म्यू लगाऊं ना तो 8 और ये हो जाता है 10 म्यू इक्वल टू 5। तो म्यू इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 1/2। इधर 2 म्यू लगाएंगे ना, 8 प्लस 2 ये 10 हो जाएगा। ये म्यू की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू इसमें म्यू की वैल्यू लगा दें तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाए। सो ये हमारे पास आ गया है, ये वाई पी जो है ना वो हमारे पास आ गया है इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस म्यू कॉस एक्स था ना 1/2 कॉस एक्स। ये था ना वाई पी, इसकी वैल्यू। अब हमने जो वाई कैलकुलेट करना है तो वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई सी प्लस वाई पी। सो वाई इक्वल टू वाई सी क्या है, ए ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस 3x प्लस वाई पी ये है। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स। अच्छा ये ना अब ऐसा ही लिखा रहेगा, इसको कहते हैं जनरल सोल्यूशन, इसलिए कि अब हम इसके वजह से ना ए और बी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इन और बी की। अगर उसने कोई कंडीशन हमें बताई होती है कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो हम लगा के तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और बी की, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं हुआ, इसलिए ये इस तरह ही रहेगा। अच्छा देखिए इसका जो बी पार्ट है ना, ये वो P3 जो दूसरे मैथ का पेपर है वहां से ट्रिग्नोमेट्री से उसने लिए, इसको इस आर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वो कहता है फॉर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। लार्ज पॉजिटिव का मतलब है कि यानी कि व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फॉर लार्ज पॉजिटिव, उसने कहा फॉर लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, समथिंग ओवर इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। तो ये देखेंगे हमारे पास ये वाई ये बन जाएगा वाई इक्वल टू, जब ये एक्स होगी तो ये जगह ये है ना नीचे ए ओवर इन्फिनिटी जीरो और बी ओवर इन्फिनिटी भी जीरो, तो ये सिर्फ साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स बच जाएगा। साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स ये बच जाएगा। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आर वाली फॉर्म में। तो आर आर क्या होता है, आर होता है इक्वल टू, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा √1 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा √5/2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 5 जो इसने लगाया हुआ ये होता है, ये अल्फा में लिखा होता है, ये होता है tan इनवर्स बी ओवर ए, ये 1/2 A1 जैसे होते हैं ना, ये असल में एक्सप्रेशन है 4। ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, आर साइन एक्स प्लस एल्फा के। आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर इक्वल टू √a² प्लस बी स्क्वायर, और एल्फा कैसे एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये बी ओवर ए। ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन ही देख, मतलब पॉजिटिव लगाना होता है। एल्फा इज, आर इज हमेशा पॉजिटिव और एल्फा इज एक्यूट, ये इसकी थ्योरी है। तो वो इस तरह से ये करके, अब ये देखें कि मैं इसको tan इनवर्स, उसने ना एंगल निकाला हुआ है ना, तो फाई जो है, मैं अगर कैलकुलेटर को कर लेता हूँ, अगर मैं इसको कर देता हूँ रेडियन मोड पे करके, तो इनवर्स tan 1/2 ये आ रहा है 0.4636, और ये तो रेडियन आ गया। अगर डिग्री मोड पे करते हैं, मैं कैलकुलेटर को डिग्री मोड पे करके करता हूँ, इनवर्स tan, तो यार 26.6 डिग्री। तो कोई भी समय में से लगाया जा सकता है, रेडियन अगर लगा देते हैं, क्योंकि उसने दिया इस टाइप की है शक्ल उसकी, कि y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा जैसे r, r की वैल्यू ये आ गई √5/2 इंटू साइन ऑफ x प्लस 0.46, अगर इसको राउंड ऑफ करके तो लिख दें 4 रेडियन, तो ये इसका आंसर, ये रेडियन, या इधर 26.6 डिग्री भी लिख सकते हैं, ये भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अच्छा ये इंटीग्रेशन का है, ये भी तो एक इसका ये डायग्राम दी होती है, इसके मुताबिक करना है इसको। चलिए अब देखिए नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर उसने दिया हुआ है यूज ये सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड दिस। अब ये देखिए जब मैं इसको इस एक्स यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर है, जब मैं इसका अगर स्क्वायर करता हूँ
तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, हो जाएगा इसका स्क्वेयर करेंगे, इसका ये हो जाएगा 1/2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर यू। अब ये तो चलो एक्स स्क्वेयर की जगह पे लग जाएगा। उसके बाद जो है ये डी एक्स है, ये दोनों तरफ का डेरिवेटिव लेंगे। जब दोनों तरफ का डेरिवेटिव लेंगे हम, तो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे ना डी एक्स ओवर डी यू। तो ये तो वही हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक यू। फिर ये जो इसके नीचे डी यू आएगा ना, उसको मैं इस साइड पे ले जाता, तो वो ये डी एक्स की जगह पे ना हम ये लगा दें। तो ये बस अब ये वैल्यू सारी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है 1/√2x² +1 dx, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल 1:2 को अगर इधर ले जाए तो 2x पर ये पूरा हो जाएगा साइन हाइपर, यानी कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर u+1, और dx की जगह पे हम ये लगा देते हैं, dx की जगह पे हम ये लगा देंगे 1 ओवर, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा 1/√2 कॉस हाइपरबोलिक u और du। अच्छा, जैसे हमें पता है कि कॉस हाइपरबोलिक u माइनस साइन हाइपरबोलिक u दिस इज इक्वल टू 1 हाइपरबोलिक फंक्शन। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक u इक्वल टू, इसको अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये जाके हमारे पास हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक u+1, इसका स्क्वायर +1। अब इसका मतलब है इसकी पूरी की जगह पे कॉस हाइपरबोलिक u आ जाएगा। हाइपरबोलिक का स्क्वायर आएगा ना, अंडर रूट खत्म हुआ, इसके साथ कट जाएगा, ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल डी यू। तो बस अब जो है ना, इसको इस जगह पे इसका आ जाएगा u हमारे पास, इसको लगा देते हैं 1/√2 u प्लस सी लगाने की जरूरत है तो लगाऊंगा। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा 1/√2। तो u की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसके इसको अगर आप ले जाते हैं, ये चले जाएगा ना इधर, तो इसका अंडर रूट 2x, और ये आ जाएगा शाइन इनवर्स अंडर रूट 2 x प्लस सी। ये देखो ना, ये 2 इधर चला जाएगा ना, तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 2x, और फिर शाइन इनवर्स अंडर रूट 2x, ये u की जगह पे, ये यहाँ पे इस u की जगह पे ये लगा दी। ये इसकी इंटीग्रेशन है, ये आगे कहीं ये कर देना। तो अब ये देखिए कि वो आगे कह रहे हैं कि ये आगे से ये एक डायग्राम दी हुई है, वो कहते हैं दी डायग्राम शोज द कर्व। ये वाली डायग्राम जो है ना, ये वाली कर्व शो कर रही है, ये जो है ना, ये है कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू 1/√2x² +1। अच्छा, देखेंगे हमने ये शो करना है कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया ना, ओरिजिनल एरिया से कम, जो ये शो करना चाहते हैं, यानी कि इसकी अपर बाउंड है ना, तो ये देखें अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 0 लगाऊं, तो वो इधर तक की लेंथ आ जाएगी, यहाँ तक। तो वो उसको अगर 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना एरिया ऊपर से ज़्यादा आ जाएगा, और फिर 1/n लेंगे तो उसको फिर इस तरफ वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना एरिया, ये तो फिर एरिया ज़्यादा आ जाएगा। वो कहते हैं कम कम एरिया लाना चाहिए। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि इसको मैं इस तरह मल्टीप्लाई करता हूँ कि इसको 1/n से मल्टीप्लाई करूंगा ना, अगर 1/n लूँ मैक्स, 1/n लेके उसकी ये वाली हाइट आ जाएगी, उसको फिर इस तरह वाली, यानी कि ये वाली रेक्टेंगल का एरिया, ये वाली रेक्टेंगल का, और उसके बाद फिर ये वाली रेक्टेंगल का एरिया। तो इस वाली रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ऐसे फाइंड करेंगे कि अगर एक्स की जगह पे 1/n लगाएं, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट कितना है 2x², तो ये होगा 2/n² + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/n। देखिए ना, जब हमने इसके अंदर इस x की जगह पे 1/n लगाया, तो ये तो 2/n², ये आ गया इस तरह से, और ये +1 ऐसी है, तो मल्टीप्लाइड बाय इस वाली विड्थ 1/n से मल्टीप्लाई किया, इस विड्थ से मल्टीप्लाई किया, तो इस रेक्टेंगल का, उसके बाद फिर ये +2 ओवर, जब इसमें लगाएंगे हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ये +1/√, ये वाला 2 तो ऐसे ही है ना, 2 इंटू
2/n इसका स्क्वायर प्लस 1, और उधर +1/n का स्क्वायर बनता है, चलो प्लस ये इस तरह से मल्टीप्लाइड बाय 1/n। तो इस तरह से हम इनको करते जाएं प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई किया ना, उसके बाद यहाँ से 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2 इंटू ये 1 जो है ना ये बनता है n/n, इसका स्क्वायर ये +1 मल्टीप्लाइड बाय 1/n। तो ये टोटल एरिया जो है ना ये वाला रेक्टेंगल का, ये लेस देन होगा ओरिजिनल एरिया से, 0 से 1, 1/√2x² प्लस 1 dx से। अच्छा जी, अब आप देखिए ये क्या बनता है, इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस n² और ये n² ऊपर जाके n वाले इस वाले n से कट जाएगा, इसमें से थोड़ी है, तो यहाँ से हमारे पास ये कट जाएगा, सो हमारे पास अब यहाँ पे ये रह जाएगा 1/√2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस n², ये ना 1, ये इसको मैंने वैसे ही लिख लिया, n² ये आ जाएगा, इस कैल्शियम लेके n² नीचे जो n अंडर रूट से बाहर है वो इससे जा कट जाएगा, प्लस 1/√2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा n का स्क्वायर, वो इसके साथ एलसीएम लिया n² आ जाएगा, प्लस n², जो नीचे इसके नीचे n² आएगा ना तो वो इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा, वो वाला n फिर इस वाले n से कट जाएगा, प्लस इस तरह से अगर हम चलते जाएं तो यहाँ पे आगे हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से 1/√2 n² प्लस इसके एलसीएम लिया ये n² और ये वाला n ऊपर जाके इस वाले n से कट जाएगा, लेस देन इसका इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन जो है ना इसीलिए उसने हमसे पहले वाले पार्ट में यहाँ पे हमने इसको करके आए, ये इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाती है 1/√2 साइन इनवर्स, 1/√2 साइन इनवर्स √2x लिमिट 0 to 1। अब इधर सीन है इसकी लिमिट नहीं है, लिमिट 0 to 1, तो ये देखिए हमारे पास अब आ गया इस तरह से, ये चीज़ वही बन गई ना ऊपर, ये जो श्रेणी है ये 1 से लेके n तक, 1 से लेके ये n तक, और वो आगे उसको लॉग की फॉर्म में लेके आए, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1/√2 r² प्लस n², ये से दिया ना, हाँ ये आ गया लेस देन, ये किसके इक्वल शो करना है हमने, अच्छा इसके इक्वल शो करना है, तो इसको ये 1/√2 लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2/2, क्योंकि उसने ये करने की शो कर। अच्छा ये देखेंगे ये जो ना ये साइन इनवर्स एक्स, इसकी अगर आप फार्मूला शीट पे जाकर लॉगरिदमिक फॉर्म देखें तो इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म होती है साइन इनवर्स एक्स की लॉगरिदमिक फॉर्म, फार्मूला शीट से जाके देखनी पड़ेगी, इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म होती है साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है ln ऑफ एक्स प्लस, ये फॉर्मूला शीट से जाके देख लीजिएगा x² प्लस 1, ये इसकी फॉर्मूला, तो इसकी जगह देखिए ये ना ये है, अपर लिमिट में जब लगा दूंगा ना इसके ऊपर तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स √2 माइनस लोअर लिमिट से जब 0 लगाएंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास फाइनली हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1/√2 r² प्लस n² लेस देन, ओ उसने ऐसे किया ना इसको 1/2 इसलिए ऐसे लिख लिया 1/√2। अब देखिए यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ln ऑफ, ये लगा देते हैं इसकी वैल्यू ln ऑफ एक्स, ये √2 प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर और 2 आ जाएगा प्लस 1, ये 3 हो जाएगा, तो इस तरह से ये फोन हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट वाला पार्ट इसका देखें, इसका वो कह रहे हैं इसकी लोअर बाउंड फाइंड, तो अब इसकी जो है ना वो हमने लोअर बाउंड फाइंड करनी है। देखेंगे ये जो इसकी लोअर बाउंड है ना सिमिलर में ये कहता है यूज करते हुए, अब ये लोअर बाउंड का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ
तो अब वो एरिया इससे ज़्यादा है। अब मैं अगर एक्स की वैल्यू 0 लूँगा ना यहाँ से, तो फिर वो ये वाला एरिया आएगा जैसे ये। इसको फिर 1 ओवर ये ले, ये ज़्यादा आ जाएगा इसके अंदर से। फिर ये वाली 1 ओवर ये वाली वैल्यू लेंगे और इसको 1 ओवर n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना एरिया अब ये ओरिजिनल एरिया से ज़्यादा आ जाएगा। अगर ये वाली रेक्टेंगल लेंगे 0 से स्टार्ट करके, तो मैं अगर 0 से स्टार्ट करता हूँ ना अगर, तो ये देखिए हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू, जब 0 लगाएंगे 0 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर n, प्लस फिर आगे 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू 1 ओवर n का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर n प्लस, ये देखें ना, मुझे ये कहा है ना, पहले 0 लगाया, अब फिर 1 ओवर n लगाया, फिर ये 2 ओवर n लगाएंगे, फिर आगे इसको जब 2 ओवर n को देखें ना, 2 ओवर n की ये लेंथ आ जाएगी ना, जब मैं इसको इस तरह वाले 1 ओवर n से मल्टीप्लाई करूंगा ना, इस तरह वाले रेक्टेंगल का एरिया, तो ये वाला देखें ना, इतना वाला ये वाला एरिया ना ज़्यादा आ रहा है। इन रेक्टेंगल का एरिया ओरिजिनल एरिया से, इन रेक्टेंगल के एरियाज को प्लस करने से वो वाला एरिया ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से जब इसको अगर करेंगे तो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 ओवर n इसका स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर n प्लस एंड पे जाएंगे 1 ओवर अंडर रूट 2। अच्छा देखें कि हमने पहले इस तरह किया है कि ये लगाया है हमने, ये पहले 0 लगाया फिर ये लगाया, इस तरह से जाते हैं। अब यहाँ पे ये लगेगा, क्योंकि जब ये वाली इसकी हाइट आएगी ना ये वाली, तो ये वाला एरिया ज़्यादा आएगा इसके अंदर। तो अब n ओवर n माइनस 1 ओवर n, ये 2 इंटू n माइनस 1 ओवर n इसका स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर n। अब ये वाला एरिया जो है ना ओरिजिनल एरिया से ज़्यादा आएगा। 0 टू 1 1 ओवर अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। या अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मेरे पास हो गया ये बचा है, ये तो 0 हो गया टोटल, ये 1 हो गया ना, ये तो बच गया 1 ओवर n प्लस 1 ओवर, ये भी हो जाएगा उसी तरह से 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस इस कैंसिल लेंगे n से, अगर वो ऊपर जाके उससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना n आएगा, फिर वो इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 ओवर अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ये n का स्क्वायर, वो जो नीचे n आएगा वो इधर जाएगा, वो इस वाले n से कट जाएगा, प्लस यहाँ तक हम ये हमारे पास एंड पे जाएगा, ये वाला भी n ऊपर जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये n स्क्वायर, जो इसका n बचेगा ऊपर जाके इससे कट जाएंगे। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब ये तो अगर हम आए n माइनस 1 तक, लेकिन हमें जो वो प्रूफ करने के लिए, वो जो फाइंड करने के लिए कह रहा है 1 से लेके n तक करना है, तो अब मैं इसके अंदर एक मुझे ऐड करना पड़ेगा 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा ये ग्रेटर देन, इसका टोटल बनता था एरिया जैसे हमने भी ऊपर फाइंड किया था ना, इसका शाइन इनवर्स आके तो इसका बनता है 1 ओवर 2 अंडर रूट 2 ln ऑफ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। तो इधर हमने ये ऐड किया ना, तो इधर भी हमने असल में इधर किया क्या है, 1 ओवर, हमने यहाँ पे ये किया है 1 ओवर एन को अगर बाहर निकाल लेना तो 1 ओवर अंडर रूट 3 एन किया है। तो ये देखिए, ये यहां से लेके ना यहाँ तक ये बन गया है सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन 1 ओवर अंडर रूट 2 आर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, इधर तक ये हो गया। अब इस पर ये वाली चीज अभी भी इसमें ज्यादा है, ये जाकर तो इससे माइनस कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट 2 ln ऑफ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 एन माइनस 1 ओवर। तो बस ये इसका आंसर आ गया। मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि वो इसमें से 1 ओवर एन कॉमन ले लें इसमें, तो ये फाइनली मेरे पास ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1 टू एन 1 ओवर 2 आर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, इसका अंडर रूट ग्रेटर देन 1 ओवर 2 अंडर रूट 2 ln ऑफ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, इसमें से प्लस 1 ओवर एन कॉमन ले लें तो ये जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 1। बस ये इसका आंसर आ गया। अब वो कहता है डिड्यूस द वैल्यू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा देखेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जिसमें भी लगा से एक मार्क का ये
इधर लगाएं तो इसका क्योंकि 1/∞ हम ये 0 हो जाएगा, तो बस इसका आंसर ये जो कहते हैं रिड्यूस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, उसमें लगाएं या इसमें लगाएं, इसका ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। दिस इज इक्वल टू 1/2 √2 ln ऑफ √2 प्लस √3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये √2 ये इसका आंसर है। हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है। जब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये पहले इस पार्ट में कह रहा है कि शो करें कि इसका डेरिवेटिव जो है ना वो इसके इक्वल है। शो दैट कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो मैं पहले ये इसके अंदर ये देखिए मैं ले लेता हूँ इसके अंदर से डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने ये शो करना है, मैंने ले लिया 1/2x अंडर रूट 4 - x² प्लस 2 टाइम साइन इनवर्स ऑफ 1/2x। तो इस तरह से ना ये मैंने इसमें ले लिया। अब ये देखिए इसका आ रहा है साइन इनवर्स एक्स, अगर आप फार्मूला शीट पे जाके देखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव उन्होंने दिया हुआ है 1/√1 - x²। तो बस अब आपने इसके ऊपर लगा देना ये फार्मूला लगा, तो ये अब इसके ऊपर u इंटू वी फॉर्म लगेगी। पहले तो ये है 1/2 एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये साथ ऐसे हमारे पास आ गया 4 - x²। उसके बाद जब हम ये करेंगे कि प्लस, अब ये 1/2 को इसकी पावर 1/2 है ना नीचे लाके जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/4x, और 1/4 इसमें से ना 1/2 में से -1 करेंगे, -1/2 विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव 4 का 0, इसका आ जाएगा -2x, प्लस यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये फार्मूला शीट में दिया हुआ है 1/√1 - x², ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा x²/4। ये तो ये इसका डेरिवेटिव ये आ गया ना इसका, मैंने ये दिस इज इक्वल टू ये, और दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4 - x²। ये माइनस और ये वाला ये हो जाएगा माइनस, ये वाला 1 2 इसके साथ कैंसिल हो जाए, तो हो जाएगा -x², 2 कैंसिल हो जाएगा ना, -x² ओवर ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो गया 2 अंडर रूट 4 - x², ये आ गया, और प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा 4 हमारे पास, ये 2 है ना, तो इसका हमने ये किया ना, फिर विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसका साथ आना था 1/2, ये वाला 2 इससे कट जाएगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 4 - x²। देखा ना, ये पहले 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/√1 - x², फिर विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बड़े केयरफुली करना, ये भूल जाते हैं 1/2 ये आ गया, ये वाला इससे क्या है। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर कहते हैं शो करें, ये आंसर लेके आना है, तो मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ इसका। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट 4 - x²। 2 से ये पहले ये चला जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 - x², माइनस ये वाला 2 इसके साथ और ये भी गया, तो यहाँ पे आ जाएगा खाली x², और फिर ये यहाँ से चला गया, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास +4, तो फाइनली ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 8 -2x² डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 4 - x²। इसमें से 2 कॉमन लेके इसके साथ अगर हम कैंसिल कर दें तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4 - x² डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 - x²। ये इसकी पावर हाफ है, ये इसकी पावर 1 है, सो फाइनली हमारे पास ये बच जाएगा अंडर रूट 4 - x²। तो ये पहला पार्ट तो शो करना था, ये शो हो गया। अब देखें कि नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, 8 मार्क्स का उसने एक क्वेश्चन दिया पूरा, उसके बाद वो दूसरा आइगन वैल्यू। अच्छा जी, ये देखिए ये है सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस फॉर्म में अगर हो डी वाई बाई डी एक्स इधर, हाँ, प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, तो ये देखें सिंगल ऑर्डर है और ये इस तरह होना चाहिए, इसके डी वाई बाई डी एक्स का ऑप्शन 1 होना चाहिए, जैसे कि इधर 2 है, इसको हटाना पड़ेगा जैसे, तो फिर उस वक्त हम ये करते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं।
इंटीग्रेटिंग कैसे फाइंड करते हैं? ई रेस टू द पावर, जो y का कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ x होता है ना, उसको e की पावर के अंदर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इससे जो आंसर आएगा ना, वो इस पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसका फायदा ये होता है कि वो परफेक्ट डेरिवेटिव बन जाता है। अब ये देखिए कि मैं पहले इसको तो ऐसे लिखूंगा ना, ये मेरे पास हो जाएगा dy/dx प्लस y ओवर इस टू इधर नीचे, इसके नीचे 2 इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, इसके नीचे भी ले आएंगे, वो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये रह जाएगा अंडर रूट 2 माइनस है, ये 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया। अब ये y ये इसके साथ बन गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रल, ये 1/2 कांस्टेंट, और इसको मैं बाहर कर देता हूँ, 1/2 प्लस एक्स डी एक्स। सो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास ln ऑफ ये 2 प्लस एक्स, या ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई रेस टू द पावर ln ऑफ अंडर रूट 2 प्लस एक्स। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ई और ये ln ऐसा लॉग है जिसकी बेस ई होती है, ये दोनों सेम हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस एक्स। अब ये आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस पूरी क्वेश्चन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से फाइंड करें तो ये परफेक्ट डेरिवेटिव बन जाता है। किस चीज का? ये बन जाता है d/dx ऑफ y, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है ये 2 प्लस एक्स। तो ये सारी, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, इसको भी किया, जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये 2 प्लस एक्स है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 प्लस एक्स, तो ये अंडर रूट के अंदर दोनों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 4 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। अब ये देखिए, ये इसको यहाँ से हम इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे, अब मैं दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें, वो परफेक्ट डेरिवेटिव बन जाता है इंटीग्रेटिंग और फैक्टर फाइंड करने से, तो बड़ी आसानी से ये हमारे पास हो जाए। तो अब ये देखें, दोनों साइडों को इंटीग्रेट करूंगा, इधर से डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये रह जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र और dx। ये वाला dx आ गया, इसके साथ लग गया डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव ने एक दूसरे को कैंसिल किया, ये आ गया। अब इसका देखेंगे इसकी इंटीग्रेशन कैसे होनी है, ये हम यहाँ पे करके हैं। देखिए, इसका डेरिवेटिव जो है ना, वो ये है, दोनों साइडों को इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन ये जो ये आ जाएगा इसका। ये देखें कि हमने ये किया ना, ये था हमारे पास। तो इसको अगर मैं इस तरह करूँगा, इसकी दोनों, अच्छा मैं इसको ना वेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें कि हमने ना इसका ये डेरिवेटिव ऊपर हमने इसको कैलकुलेट किया था ये। अब मैं अगर इसकी देखें दोनों साइडों को इंटीग्रेट करूँ इसकी, तो इधर से ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन दोनों साइडों का डेरिवेटिव खत्म, जबकि इसकी दोनों साइडों को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 टाइम साइन इनवर्स 1/2x, और इधर से हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र dx। इसकी दोनों साइडों को इंटीग्रेट किया ना, तो ये प्लस सी भी इसके साथ लगा देते हैं, ये आ गया। तो इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू y इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू इसके 1/2x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2x प्लस सी। अब ये सी फाइंड करने के लिए उन्होंने शायद, हाँ, ये कंडीशन दी है, x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 1, वो इसमें लगाएंगे, y की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 1 हो जाएगा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, जब इधर लगाएंगे x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1/, x की वैल्यू जब 1 लगाएंगे ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, तो ये भी अंडर रूट 3 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ, इधर भी जब 1 लगाएंगे तो 1/2 प्लस
सी आ गया इस तरह से हमारे पास ये, इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा सी। तो ये देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया 0 = 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ये रहेगा π/6 30 डिग्री प्लस सी, तो इट इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू ये 2 3 द 6, तो इसकी वैल्यू आ गई -π/3। ये इसमें यहाँ पे लगा दें, तो फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा y√2 + x 2 + x इक्वल टू 1/2x √4 - x² प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2x माइनस π/3। सो ये इसका जो है ना, इसका सोल्यूशन आ गया, ये इसका आंसर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 8, डज नॉट हैव ए यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए जो इसका डिटर्मिनेंट है ना वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो बोले इसमें डज नॉट हैव, इसका मतलब इसका जो है ना वो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इसका 1 -1 2k, और ये हो जाएगा k 1 2, यहाँ से आ जाएगा 2 -1 और ये 1, डज नॉट दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब इसको जो है ना वो एक्सपेंड कर देते हैं। पहले हमारे पास आ जाएगा 1, जिस कॉलम और जिस रो में आ रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस माइनस करना ना, तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1, जिस कॉलम और जिस रो में इसको इससे मल्टीप्लाई करें k -4 प्लस 2k, हो जाएगा -k -2 = 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस k -4, हो जाएगा -2k² -4k = 0। तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसका ऐसा करते हैं कि 2k² हो गया, ये इसमें से दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2k², इसमें से -3 दूसरी तरफ जाके ये +3k हो गया, और यहाँ पे भी आएगा हमारे पास -1, ये हो जाएगा +1 = 0। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, तो कैलकुलेटर से मोड लगा कर लें, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 एंड -3, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 एंड -1/2, -1 एंड -1/2, जैसे 2 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 1 लगाया, -1/2 एंड -1 आ गई इसका, तो इस तरह से ये आ गई। तो ये अच्छा देखें, ये केस के अंदर ना हमने इसकी के की वैल्यू फाइंड कर ली पहले, डज नॉट हैव ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का वैसे मतलब ये होता है कि जैसे देखिए कि जैसे ये हमारे पास है ना 3 प्लेन, ये 3 प्लेन्स की क्वेश्चन दी हुई है। और देखिए ये वाली प्लेन, ये वाली प्लेन, ये प्लेन और ये ऊपर वाली, इनका जो यूनिक सोल्यूशन, तीनों प्लेन जहाँ पे जो है ना मीट कर रही है उसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। ये प्लेन और इसका ये यूनिक सोल्यूशन है, ये प्लेन, ये वाली प्लेन, ये वाली प्लेन और ये प्लेन, इनका यूनिक सोल्यूशन ये है, यहाँ पे तीनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वो ये कह रहा है इसके अंदर कि ना ये इसका डज नॉट हैव ए यूनिक सोल्यूशन, तो के की इन वैल्यूज के लिए डज नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन जब नहीं है इनका, तो आगे जो इसकी पॉसिबिलिटीज है ना वो आगे डिफरेंट इसकी पॉसिबिलिटीज है, वो उनमें से कहता है कि अगर कहता है कि अगर के की वैल्यू -1/2 ले लें, शो दैट द सिस्टम इक्वेशन इन पार्ट ए इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इनका दरमियान में कोई इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, यूनिक सोल्यूशन भी नहीं है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट का ये मतलब। के की वैल्यू अगर मैं माइनस पहले कहता है -1/2 ले लें, मैं यहाँ पे -1/2 लगाता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा x -y -z = 1, और ये हो जाएगा -1/2x प्लस y प्लस 2z = 2, और साथ आ जाएगा 2x -y प्लस z = 3। लेकिन ना इसके अंदर हमने लगा दिया के की वैल्यू -1/2 इधर लगाई और इधर -1/2, बाकी तो सारा ऐसे ही आ गया। अच्छा अब आप देखें कि ये हम कहते हैं वो शो करो, शो दैट द सिस्टम
और ये ना, अगर ये जब k की वैल्यू -1/2 लें तो शो दैट द सिस्टम इक्वेशन पार्ट इज इनकंसिस्टेंट। इसको शो करने का तरीका ये होता है कि आप इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। वो मतलब जैसे देखिए कि मैं पहले इसको कैसे मैं z कैंसिल करता हूँ, अगर इनमें से इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ तो ये इससे कट जाएगा। इसी वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2x -2y -2z इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास -1/2x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 2। जब मैं इनको ऐड करूंगा ना ये कट जाएगा इसके साथ, यहाँ से हमारे पास 2 -1/2 ये कितना हो जाएगा 3/2x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास। अच्छा, और अगर मैं ये करूं कि इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, और नीचे है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ये इससे कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अच्छा देखिए, अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन डिफरेंट है, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, दिस शोज दैट के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। वो कहते हैं इंटरप्रेट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। स्पेस वैसे थोड़ी दी है ना यहाँ पे, ये देखेंगे सो बस अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिखने के लिए इज इनकंसिस्टेंट, इज इनकंसिस्टेंट। आपको कहते हैं ज्योमेट्रिकली बताएं। अच्छा देखें, ये असल में ना प्लेन की इक्वेशन है, ये उनके कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये नॉर्मल टू दी प्लेन होता है ना, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये वाली प्लेन है, आप पेपर 1 के अंदर वेक्टर के टॉपिक में पढ़ा होगा कि ये एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है ना ये वाले, ये नॉर्मल टू दी प्लेन के इसके जो है ना वो डायरेक्शन रेशियोज है। इसका नॉर्मल टू दी प्लेन, इसका नॉर्मल, इसको गौर से देखेंगे तीनों आपस में पैरना पैरेलल है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे ये बनाती है, इसको कहते हैं ये इस तरह की प्लेन है। जैसे ये देखिए, ये प्लेन ये है ऐसे, तीनों प्लेन जो है ना ये डिफरेंट है ऐसे। इसको कहते हैं ट्राइएंगुलर प्रिज्म बन, इधर लिखो कि ट्राइएंगुलर प्रिज्म। अच्छा देखिए, अगर कहते हैं के की वैल्यू -1 ले लें तो फिर क्या होगा। जब के की वैल्यू -1 अगर हम लेंगे ना तो इसमें हो जाएगा कि मैं अब इसके अंदर के की वैल्यू -1 लगाता हूँ ना तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू 1, और माइनस वो के था ना के एक्स, तो ये हो जाएगा -kx प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 आ गया। अभी सेम उसी तरह से इसको भी हम देखते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। मैं ऐसा करता हूँ कि ये है ना ये वाली इक्वेशन, इसको और इसको मैं अगर कर इन दोनों को या इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये कट जाएगा इसके साथ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा हमारे पास। तो उसके बाद जो है ना वो हम इसको देखते हैं कि ये करेंगे। जब आप देखेंगे इसके अंदर जो है ना मैंने ये लिख दिया। अब इसको अगर आप गौर से देखें ना, जैसे इसका इसका है नॉर्मल टू द प्लेन 1 -1 एंड -2 इक्वल टू, अगर इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना तो ये 1 -1 एंड -2 इक्वल टू, ये तो ये दोनों प्लेन जो है ना ये आपस में पैरेलल हो जाती है। तो इसलिए ना इसमें इसको और इसको पहले शो करना चाहते हैं ना कि इनकंसिस्टेंट शो करने के लिए कॉन्ट्रोडिक्शन आएगी इनको सॉल्व करने, मतलब इनको जैसे देखें कि मैं पहले लिख लेता हूँ x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 1। इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसके नीचे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6। जब इनको ऐड करेंगे ना ये कट गए इसके साथ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 7। उसके बाद अगर मैं इसको और इसको करता हूँ ऐसे, जैसे देखेंगे ये जगह -x प्लस वाई, इसको इसको कर नहीं सकते ना, ये कैंसिल हो जाएगी, पैरेलल है ना, कोई आंसर नहीं आएगा। सो ये हो जाएगा -x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से जगह हमारे पास 4x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू ये 6 आ गया। इनके भी अगर साइन चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं प्लस माइनस माइनस एंड ये माइनस, ये कट गए इसके साथ। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 5x
-3y इक्वल टू 4, देखें ये डिफरेंट, ये इक्वल टू 4 आ रहा है, ये इक्वल टू, यहाँ पे फिर वही कंट्राडिक्शन हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन शो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। शो तो ऐसे करना है। उसके बाद वो कहते हैं इसको ना ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। अब देखेंगे, मैं इसको, आपने ना इनके कोफिशिएंट्स को देखना था गौर से, जैसे ये देखें 1 -1 एंड -2 इक्वल टू, अगर इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा, ये भी वही, इसके भी कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। तो इसलिए मतलब ये टू प्लेन्स पैरेलल है, तीसरी पैरेलल, ये टू प्लेन्स आर पैरेलल, टू प्लेन्स आर पैरेलल एंड अदर इज नॉट पैरेलल, अदर इज नॉट पैरेलल। मतलब ऐसे अगर इसकी डायग्राम से देखें ना तो ये मान रहा है कि एक प्लेन, जैसे ये टू प्लेन्स पैरेलल है, और थर्ड प्लेन जैसे ना जो इनके साथ ऐसे है कॉमन, यानी कि बिल्कुल इनके अंदर तीनों का कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है, कोई इनके अंदर नहीं है, बस ये दो प्लेन्स, ये भी इनकंसिस्टेंट है सिस्टम के साथ। इस तरह से ये टू प्लेन्स आर पैरेलल है, टू प्लेन्स आर पैरेलल। और ये देखिए, इसका जो लास्ट पार्ट है वो कहता है, ये लास्ट पार्ट है इस कहानी, तो वो कह रहे हैं कि ये दिया हुआ, कहता है यूज करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन टू शो दैट दिस। अब करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्या होती है, जैसे देखेंगे ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और कोई वही वेक्टर वापस आ जाए तो उसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर, और ये जो चीज होती है इसको आइगन वैल्यू कहते हैं। अब इसको ये देखें, ये तो इसकी डेफिनेशन है, इससे ये है कि ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। अगर मैं ए माइनस लेमडा, ये एक्स कॉमन ले लिया इनमें से, तो दैट इज, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये इसकी करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन ये होती है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन होती है ए माइनस लेमडा आई, डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब ये ए है माइनस लेमडा आई, आई जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर मैं ये इसको करता हूँ ना तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे, ये है 1 माइनस, 1 माइनस लेमडा -1 -2, फिर ये -1 1 माइनस लेमडा, और ये 2, फिर ये 2 -1 1 माइनस लेमडा, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जो है ना वो हम एक्सपेंड कर देते हैं। जब इसको एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट वाला हमने लिखा पहले, फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस लेमडा, जिस कॉलम में जिस रो में आ रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो जगह 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस 2, वैसे इससे मल्टीप्लाई हो जाना। उसके बाद फिर ये +1, जिस कॉलम और जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा लेमडा -1 -4, लेमडा -1 -4 आ, और उसके बाद ये आ जाएगा -2, जिस कॉलम और जिस रो में आ रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 माइनस, ये हो जाएगा इसके साथ -2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसको इससे छोड़ा, ये हो जाएगा 1, ये -2 आ गया, इसको -2 इसको प्लस कर देगा। तो इस सारे को जो है ना वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फाइनली जो है ना हमारे पास आ जाएगा ये माइनस लेमडा क्यूब, ये मैंने इसको कर लिया, +3 लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा इक्वल टू जीरो। और इसको ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेमडा क्यूब -3 लेमडा स्क्वायर, नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, -3 लेमडा स्क्वायर +8 लेमडा इक्वल टू जीरो। अच्छा, आप देखें कि वो कह रहा है ये चीज शो करेंगे, ये 4 इक्वल टू, अच्छा देखें, सिंस ए, सी से बनाई है ना हमने, ए सेटिस्फाइज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
सो ये आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 8a इक्वल टू 0 है। अच्छा जी, देखेंगे वो जो चीज़ हमें शो, वो जो हमें शो करने के लिए ना कह रहा है उसके अंदर मुझे A4 नजर आ रहा है, A4 प्लस ये इक्वल टू। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा A4 माइनस 3a³ प्लस 8a² इक्वल टू 0, क्योंकि इसको जब ए से मल्टीप्लाई किया चारों कर दी तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा A4। इसको अगर दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये 3a³ माइनस 8a² आ गया। अब क्योंकि जो चीज़ शो करनी है ना हमने, उसके अंदर मुझे A² नज़र आ रहा है, जैसे ये स्क्वेयर है तो इस क्यूब नहीं नज़र आ रहा, तो इस क्या करने के अब ये इस क्यूब की जगह पे ना दोबारा यहाँ से निकाल के वैल्यू लगा, ये हमारे पास हो जाएगा A4 इज इक्वल टू 3 इंटू A³ की इधर वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 3a² 3a² माइनस 8a और माइनस 8a²। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। तो इसको हम खोल देते हैं, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये A4 इक्वल टू 9a² माइनस 24a माइनस 8a²। सो ये इस तरह से हमारे पास फाइनली इस तरह से आ जाएगा एंड पे जाके। इसको कर लेंगे A4 आ जाएगा इक्वल टू, ये इसमें से माइनस कर देंगे, आ जाएगा A² माइनस 24a। सो ये इसका आंसर है। तो ये क्योंकि उन्होंने मैं कहा हुआ था कि आप इसको इस फॉर्म में लेके आए, तो यहाँ पे ये जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं इस तरफ एक दफ़ा चेक कर लूँ, ये क्यूब आ गया, इसमें लगा दिया ये आ गया, ये इसको मैंने फाइंड करना था, इसको उधर ले गए 3 लैम्डा ये आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये पेपर जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया।